जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज से कक्षा 10 के हम किताब का सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी वाले जो एनसीईआरटी होती है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। भाई साहब, एनसीईआरटी तो समझ लीजिए कि चाहे बोर्ड रहे या फिर कोई भी मतलब एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भाई साहब आप बेस्ट हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन हूबहू पूरे के पूरे एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप बढ़िया से अगर एनसीईआरटी पढ़ लें तो भाई साहब आपकी समझ लीजिए कि 100% की गारंटी हो जाती है कि आपका स्कोर गणित में रहे, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, चाहे कोई भी रहे सब्जेक्ट, आपका स्कोर 100% बहुत बढ़िया नंबर आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। भाई साहब, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है ना, निम्नलिखित एचसीएफओ। देखिए मैं कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ इससे पहले, ध्यान से देखिए कंसेप्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 3 में 5 से भाग देना है, जैसे 3 से भाग देना है मुझे 5 में, ठीक, तो मैं क्या करूंगा इसे, वही कक्षा हम लोग जो पुराने में पढ़ते थे वही नियम लगाएंगे एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक, एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर 3 कम 3 और यहाँ पर बचा 2, फिर यहाँ से 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 2 3 कम 2 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 2 उतार देंगे, 1 दूनी 2 हो जाएगा, कट जाएगा तो हमारा एचसीएफ कितना मिलेगा 1। लेकिन भाई साहब ये तो हम लोग को पुराना मेथड है ना, लेकिन हमें निकालना है एल्गोरिथम द्वारा। एल्गोरिथम में क्या होता है, ध्यान समझिए, इसको मैं इतना नहीं करते हैं, ध्यान समझेंगे। देखिए इसका एचसीएफ कितना आया था, 1 आया था, और हम एल्गोरिथम में भी वही नियम लगाएंगे। ठीक, मैं 3 से भाग दूंगा 5 में तो 3 कम 3 बचेगा यहाँ पर 2। ठीक, अच्छा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या ये अगर ये सही मैंने लगाया है तो भाज्य और भाजक और भागफल का गुणा और शेषफल जोड़ देंगे तो बीच वाला आना चाहिए। जैसे 3 कम 3 और प्लस 2 बराबर 5, सही बात है। तो मैं लिख सकता हूँ इसे 3 गुणा में 1, मतलब इन दोनों का गुणनफल प्लस 2 लिख सकता हूँ। ठीक, अब ध्यान समझिए, अब हम ये और ये ले लेंगे। ठीक, जितना आंसर आता है उससे भाग देंगे, फिर 1 में 2 से भाग करूंगा तो 1 में भाग कर दूंगा 2 से, तो 1 दूनी 2, ये पूरा कट जाएगा। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 2 को मैं लिखूंगा 1 गुणा 2 और प्लस हमारा शेषफल कितना है, 0। ठीक, तो भाई साहब इस स्थिति में जो हमारा 0 के ऊपर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, तो इस ये 2 कम 2, 1 मिनट, 5 3 कम 3 तो 5, नहीं यहाँ पर 3 रहेगा, 3 और 2 लेंगे, यहाँ पर इसका नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 और 2 लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 कम 3 प्लस 2 बचा था, ये शेषफल हमें 3 और 2 को ले गए थे, मैंने गलती से 1 लिया था। अब 3 और 2 को लेंगे तो 3 और 2 को ले लेंगे तो 2 में 3 से भाग देंगे तो 2 कम 2 बचेगा 1। ठीक, तो मैं इस 3 को क्या ले सकता हूँ, ध्यान समझिए, 3 को मैं ले सकता हूँ 2 गुणा में 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख दो आप, 2 कम 2 प्लस 3 होता है। तो मैं इस 3 को लिखूंगा 2 गुणा में 1 प्लस 1 लिखूंगा। ठीक, फिर जितना एचसीएफ है उसका इससे ले लेंगे, तो फिर ये 2 और 1 को लेंगे तो 2 को और 1 को ले लेंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर मैं इस 2 को लिया हूँ तो 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 गुणा 2 प्लस 0 लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो 1 गुणा 2 प्लस 0। और भाई साहब जब आपका शेषफल 0 आ जाता है उसी के सटीक ऊपर वाला हमारा एचसीएफ होता है। तो उस स्थिति में भी हमारा एचसीएफ 1 आया था और इस स्थिति में भी हमारा एचसीएफ कितना आया है, 1 आया है। यहाँ से जो 0 के डायरेक्ट ऊपर दिखता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक, देखते हैं हम आते हैं सवाल पर। हमारा सवाल क्या दिया है, हमें एल्गोरिथम में यही होता है। ठीक, भाग लगाते जाना है, प्लस शेषफल के रूप में लिखना है। ठीक, देखिए देखिए लिखा है ना कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए।
एल्गोरिथम में विभाजन प्रमेय का देखिए ध्यान से, लिखा 135 और 225 लिखा है, ठीक। 135 और 225 लिखा है, ठीक। देखिए अगर डायरेक्ट सवाल में कहता कि इसका एचसीएफ निकालिए तो हम लोग भाग विधि से पुराने वाले नियम से लगा लेते हैं, लेकिन सवाल में ऑलरेडी कह दिया है कि एल्गोरिथम में लगाना है ना, एल्गोरिथम लगाएंगे, ये छोटा है ये बड़ा है तो हम इसमें पहले भाग करेंगे, तो निकालेंगे यहाँ पर चरण 1, क्या निकालेंगे, लिखेंगे चरण 1, ध्यान से समझेंगे, ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको भाग देंगे, तो 135 में 255 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो 155 देखिए 135 गुना 270 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में जाएगा, तो 135 उतर जाएगा और यहाँ पर 0 यहाँ पर हो जाएगा, 12 में से 90 बचेगा, कितना हो जाएगा 90। अच्छा तो मैं इस 225 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए, मैं इस 225 को लिख सकता हूँ 135 गुणा में 1 प्लस 90, ठीक। तो 135 गुणा में 1 प्लस क्या लिख दूंगा, 90 ले लूंगा, ठीक। अब चरण 2 में क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे, चरण 2, अब फिर मैंने बताया था ये और ये इसका भाग देंगे फिर से, तो 135 लिखा है तो 135 लिखेंगे और 135 में 90 से फिर भाग कर देंगे, तो 135 से मतलब 90 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो एक बार में जाएगा, तो 90 कम 90 हो जाएगा, 5 और 9 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा क्या, 45 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए मैं 135 को क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का गुणा प्लस ये, तो 1 गुणा 90 गुणा 1 बराबर 90 गुणा में 1 प्लस क्या लिख दूंगा, 45 लिख दूंगा, ठीक। अब फिर ये लेंगे और ये ले लेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे फिर भाग देंगे, तो 45 है और भाग करेंगे किससे, 90 से, तो भाई साहब कट जाएगा, 2 बार में 90 हो जाएगा पूरा, ठीक। तो 2 बार में कट गया तो मैं इस 90 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए, चरण 3 में, चरण 3 मैं इस 90 को लिख सकता हूँ, ध्यान से समझेंगे, 45 गुणा में 2, देखिए 45 गुणा में 2 प्लस 0, तो 45 गुणा में 2 प्लस क्या कर दूंगा 0, ठीक। देखिए मैंने बताया था कि जब कभी भी शेष पर 0 आ जाए तो 0 के सटीक ऊपर वाला हमारा एचसीएफ होता है, ठीक। तो 0 के सटीक हमारा क्या 45 दिया है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना मिलेगा, हमें 45 मिलेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, समझ लेंगे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 135 और 225 का, 135 और 225 का कितना मिला है, 0 के सटीक ऊपर वाला हो जाएगा, कितना मिलेगा 45, तो 45 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। उतार लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगर यही सवाल में नहीं कहता कि यूक्लिड विभाजन नहीं लगाना है तो मैं डायरेक्ट नियम लगा सकता था, ठीक, लेकिन सवाल में कह दिया यूक्लिड वाला, तो यूक्लिड वाले विभाजन को यही नियम है लगाने का, ठीक। देखते हैं अगला, देखिए इसी में अगर दूसरा सवाल में कह रहा है 196 और 38,220 है, ठीक। ये पहला सवाल था, और दूसरा सवाल देखेंगे, देखिए लिखा है 196 और 38,220 लिखा है, 196 और 38,220, देखिए ये बड़ा है ना तो फिर 196 से हम भाग कर देंगे, तो 196 से हम भाग कर देंगे, चरण 1 लिखेंगे यहाँ पर, चरण 1 38,220, ये शायद 38,220, देखिए कितने बार में कर जाएगा, 138 दो बार में तो लग रहा है ज्यादा चला जाएगा, एक ही बार में जाएगा ना, एक बार ले जाएंगे, 6 कम 6, 9 कम 9, 1 कम 1 हो जाएगा, 12 में 6 घटेगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 17, 17 में से 9 बचेगा कितना घटेगा 8, अच्छा 2 बार में चला जाएगा क्या, 2 बार में देख लीजिए, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 को 9 हासिल 1, 2 1 2 1 3, नहीं वैसा देखिए 2 बार में ज्यादा चला गया तो हम 1 बार में लेके जाएंगे,
तो एक बार एक ही बार में लेके जाइए। तो 196 कम 196 हो जाएगा। 12 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 7। 17 में से 9 घटेगा, यहाँ पर बचेगा 8 और हमारे बचेगा 2, 2 में से जाएगा 1, 186 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये हमारा 2 बचा है तो यहाँ पर 2 उतार देंगे। अब कितनी बार में जाएगा 196 मैं लेके चला जाता हूँ इसे। 9 1 कम 9, 9 2 18। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा 6 7 बार ले जा रहा हूँ। तो 6 7 42 को 2 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67 को 7 हासिल 6, 7 7 6 13। अभी कम ना है, अभी लेके जाएंगे 7 बार में इतना हो गया। 196 का 8 9 बार लेके चले जाइए। 196 का 9 बार में लेके जाइए। तो 9 9 6 54 को 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 को 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17। देखिए 9 बार में चला जाएगा 1764 आएगा। तो 19 कितना जाएगा 1764 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा कितना 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 15 में से घटा देंगे 6 तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, यहाँ पर तो पूरा कट जाएगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट में बचा कितना 0 बचा है तो 0 उतार देंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से कितने बार में कट रहा है 196 तो 196 38,220 ही तो है। देखिए कितने बार में कट रहा है 6 5 5 बार में। देखिए 6 5 30 को 0 हासिल 3, 9 5 45 और 3 48 को 8 हासिल 4 और 5 कम 5 4 9। देखिए ध्यान से 5 बार में पूरा कट गया। तो 195 का 100 भाग देंगे तो कट जाएगा 980। मतलब ये संख्या इससे पूरी बार में कट गई ना। तो मैं इस 38,220 को मैं क्या लिख सकता हूँ इन दोनों को गुणा। तो 196 गुणा में 195 अपलोड शेषफल हमारा कितना मिला है 0। तो देखिए जब कभी भी शेषफल 0 होता है तो मैं जिससे भाग करता हूँ वही हमारा HCF आ जाएगा। तो हमारा HCF कितना मिलेगा हमें HCF बराबर क्या मिलेगा, मैंने किससे भाग कर दिया था 196 से। तो 196 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए जब कभी भी शेषफल 0 आता है तो इतना याद रखिए कि मैं जिस संख्या से भाग देता हूँ हमारा वही संख्या ही HCF निकल के आता है। ठीक, तो 196 से भाग दिया हूँ तो शेषफल कितना है 0। अगर ये शेषफल 0 नहीं आता तो मैं फिर वही पुराना नियम इससे पहले जो मैंने सवाल बताया वही लगाता। उतार लेंगे अगला। अगला देखते हैं सवाल क्या है। देखिए लिखा 867 है और 255 लिखा है, इसका हमें HCF निकालना है ना। अच्छा ये तीसरा सवाल मैं आप लोग के छोड़ दे रहा हूँ, इससे आप लोग तीसरा सवाल लगाएंगे ना। 867 है और 255। देखिए मैंने 2 सवाल लगाया है तो आप तीसरा सवाल जरूर लगाइए अपने से ना। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक, ये सवाल अपने से लगा लीजिएगा। देखिए दूसरा में लिखा है दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव सवाल। लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, मतलब q क्या है हमारा पूर्णांक है। ठीक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझ जाइए, ध्यान से समझिए। अगर मैं 5 में अगर वही संख्या लेता हूँ 3 में 5 से भाग दूंगा तो 3 कम 3 बचेगा कितने 2। एक बात बताइए, जो ये शेषफल होता है क्या ये भाजक से कभी बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। मतलब ये 2 कभी 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो उतनी बार में एक बार और भाग चला जाएगा ना। मतलब कि ये जो शेषफल है वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होता है, ना तो बराबर होगा ना तो बराबर होगा। मतलब जो शेषफल होता है वो 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा, क्योंकि भाई साहब शेषफल या तो 0 में मिलेगा माइनस में तो मिलेगा नहीं ना। तो जो ये 2 है हमेशा 3 से क्या मिलेगा छोटा मिलेगा। ठीक,
तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? एक होता है 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। क्या इसका वैल्यू 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 हो जाएगा तो ये 3 से 3 कट ना जाएगा, तो 3 नहीं हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? 0 1 2। मतलब जब कभी भी शेषफल भाज्य के बराबर नहीं आ सकता ना, जो शेषफल होता है हमेशा इससे क्या मिलेगा? छोटा ही मिलेगा, इससे हमेशा कम ही मिलेगा। 0 से ज्यादा और इस जो संख्या से भाग देंगे उससे कम मिलता है। ठीक, अब सवाल पर आएंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं एक बार समझ लीजिए, जैसे मैं 4 में, फिर मैं समझ लीजिए कि मैं भाग दे रहा हूँ 5 में, 13 से भाग कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, काट देंगे बचेगा 3। अच्छा, तो फिर ये इस देखिए ध्यान से, ये छोटा आ गया ना, मतलब ये कभी भी बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ? 13 को 5 गुणा में 2 प्लस 3, तो 5 गुणा में 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ। ठीक, तो वही लिखा है, इसको मैं ए क्यू प्लस आर के रूप में लिखूंगा, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा बताया है, यूक्लिड जी ने बताया था। ठीक, तो उस नियम होता है, ध्यान समझेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, अब ये बी क्यू प्लस ध्यान आर का मान क्या है? ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्यू का मान होता है ये कोफिशिएंट जो ये 3 लिखा है ना, वही लिखा है। ठीक, अब मतलब ध्यान समझिए, ये बी का मान ये होता है। ठीक, ये बी का मान ये होता है, और ये आर का मान रिमाइंडर है। ठीक, तो मतलब ध्यान से देखेंगे, आर का मान बी से हमेशा क्या होगा? छोटा मिलेगा। तो ध्यान से समझेंगे, जो बी का मान है, ध्यान से समझेंगे, जो आर का मान है, ठीक, वो 0 या 0 से बड़ा या फिर बी से हमेशा क्या मिलेगा? कम ही मिलेगा। ठीक, जहां पर ये बी से मैंने क्या कर दिया? भाग दिया है, भाजक ही क्या है? बी क्या हमारा भाजक है। और ये नियम भाई साहब याद कर लीजिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नियम। ठीक, मतलब अगर कोई संख्या से, मान लीजिए मैं कोई संख्या बी से भाग दे रहा हूँ, शेषफल आर आ रहा है, तो ये आर का मान 0 से बड़ा और बी से हमेशा छोटा ही आएगा। ये नियम होता है, जैसे कि मैंने इसमें देख लिया। अब देखिए सवाल में, आप सवाल पर आइए, लिखा है, देखिए धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 लिखा है ना, उतार लीजिए, देखिए ध्यान से। माना ए बराबर लिखा है 6 क्यू प्लस आर के लिए मैं लेकर चलता हूं ना, के लिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी का मान क्या है? 6 है, तो आर का मान क्या मिलेगा? ध्यान से समझेंगे, मैंने बताया था कि जो आर का मान है बी से हमेशा छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। तो जो आर का वैल्यू क्या मिल सकता है हमें? 0 मिल सकता है। 0 मतलब 0 से बड़ा और 5 6 से छोटा मिलेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 मिलेगा भाई साहब। 6 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 6 इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें आर का वैल्यू कितना मिलेगा? हमें 0 1 2 3 4 5 मिलेगा। अब यही आर का मान जाके पारी पारा इसमें ले जाके रखना है। ले जाऊंगा आर बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है। ठीक, तो समीकरण 1 से ना ले जाकर रहूंगा, आर बराबर 0 रखूंगा, तो ए बराबर क्या मिलेगा? 6 क्यू प्लस क्या मिलेगा? 0। यहाँ पर मिलेगा 6 क्यू, तो ए बराबर क्या मिलेगा? 6 क्यू। इसको मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए समीकरण ए है हमारा, क्या है? समीकरण ए है। थोड़ा मैं स्याही भर ले रहा हूँ। अब देखिए, अब आर बराबर 0 रखें, अब आर बराबर 1 रखेंगे, तो आर बराबर 1 पर, आर बराबर 1 पर क्या मिलेगा? ए बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर? 6 क्यू, अब प्लस आर का मान क्या रखेंगे? 1। इसको समीकरण डी बना दीजिए। ठीक, अच्छा आर बराबर, अब 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 रखेंगे, 2 रखने 2 पर मान लीजिए, तो आर बराबर 2 ले जाकर रखेंगे, तो ए बराबर क्या मिलेगा? 6 क्यू प्लस आर का मान क्या लिखेंगे? 2। समीकरण सी बना लेंगे इसे। अच्छा, अब आर बराबर 0 2 हो गया, अब आर बराबर 3 रखेंगे ना, आर बराबर 3 पर, तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें? 6 क्यू प्लस आर का मान क्या हो जाएगा? 3। ये सी है, इसका नाम मान लीजिए डी है। ठीक, अब आर बराबर 4 रखेंगे, आर बराबर 4 पर,
तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें, 6q+4 मिल जाएगा, 6q+4। ये सर डी हो गया, ये ई मान लीजिए, ठीक। अब आर बराबर 5 पर, अब 5 पर ले जाकर रखेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें, 6q+r का मान क्या रखेंगे, 5। समीकरण यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 नहीं रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 से हम भाग ही दिए हैं यहाँ पर। तो इससे देखिए समीकरण ए बी सी डी, हमें से देखिए करना है, ध्यान से देख रहे, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। लिखा है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है विषम पूर्णांक ना। तो 6q+1 देखिए यहाँ पर ये रहा, 6q+3 ये रहा और 6q+5 ये रहा, ये हमेशा विषम पूर्णांक होंगे, हमें ये सिद्ध करना है ना। अब ध्यान से देखिए ये वास्तव में विषम पूर्णांक होंगे कैसे। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैं 3 लेता हूं, ठीक। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं किसी संख्या में इसमें सम से मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए सम से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 6। तो इतना याद रखिए कि दुनिया में किसी नंबर से अगर सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा, ठीक, हमेशा सम आएगा। तो एक बार बताइए 6 किसी संख्या है, सम संख्या है, तो 6 में किसी संख्या गुणा करेंगे तो ये सम आएगा, ये भी सम है, 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 ठीक। अब रही बात 1 3 5 की, तो देखिए यहाँ पर 1 है। अब देखिए अगर मान लीजिए 3 सम संख्या है ना, अरे मान लीजिए 4 है, अब दुनिया में कोई संख्या लीजिए, अगर मैं उसमें विषम संख्या जोड़ूंगा तो हमेशा उसमें विषम संख्या ही आता है। जैसे मैं अगर 3 जोड़ दूं तो ये देखिए 3 सम संख्या विषम संख्या है, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 7। तो 7 भी हमें कैसे मिल जाएगी, विषम संख्या मिल जाएगी। मतलब सम संख्या में हम जब कभी भी विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें हमेशा विषम संख्या ही मिल जाएगी। मतलब कि समीकरण बी डी और एफ सब क्या है, विषम पूर्णांक है। देखिए ये 3 है, 5 है और ये क्या है, इसमें 1 है। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण ए बी, अरे कहा गया जी, बी डी ई एफ, बी डी एफ, बी डी एफ से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक संख्या का पूर्णांक ना, कोई पूर्णांक रहेगा, धनात्मक विषम संख्या लेंगे, यहाँ पर लीजिए विषम संख्या, यहाँ पर क्या रखेंगे, विषम संख्या का पूर्णांक कैसे होता है, 6q+1, 6q+1 कामा 6q+3 कामा 6q+5 के रूप का होता है, ठीक। भाई साहब यही सवाल को लगाने का तरीका है। इतना याद रखिए कि दुनिया का कोई भी नंबर है, यदि वह सम है तो सम में अगर हम विषम जोड़ेंगे तो हमेशा वह विषम संख्या ही आता है। देखिए यहाँ पर ये सम संख्या है, इसमें मैंने विषम जोड़ा है तो ये विषम आएगा, ये भी सम संख्या है, इसमें मैंने विषम जोड़ा है तो ये विषम आएगा, ये भी सम संख्या है और ये हमेशा इसमें एक जोड़ दिया हूँ तो ये भी क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। मतलब ये तीनों क्या है, विषम पूर्णांक है और हमें इसे सिद्ध करना था, लिख देंगे इसलिए हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। भाई साहब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस सवाल, इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, उतार लीजिए उतार लीजिए, और नहीं उतारेंगे तो फिर पछताएंगे, ठीक। देखते हैं अगला सवाल। देखिए लिखा है सवाल में, किसी प्रश्न 3 लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाले एक आर्मी
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब एलसीएम निकलेगा कब एचसीएफ निकलेगा ना। देखिए जब कभी भी सवाल में अधिकतम कह दे, जब कभी भी सवाल में कोई कह दे वर्ड अधिकतम, तो भाई साहब जब सवाल में कहेगा अधिकतम तो समझ लीजिए कि हमें एचसीएफ ही निकालना है ना, और न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालना है, और अधिकतम कहेगा तो उच्चतम कहेगा तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो निकाल दीजिए इसका एचसीएफ 616 है, और यहाँ पर क्या मिलेगा 32 है ना। यहाँ पर मिलेगा, पूछा क्या हमसे अधिकतम संख्या ना, आर्मी की अधिकतम संख्या, तो क्या मिलेगा इसका एचसीएफ मिलेगा ना। एचसीएफ मिलेगा किसका 616 का और 32 का। ठीक, लगाइए वीडियो पॉज करिए भाई साहब, और एक बार मैंने जैसे पहला सवाल दूसरा सवाल और तीसरा सवाल छोड़ा था उसको, और इसके बाद दूसरा सवाल लगाया उसको, एकदम सेम उसी तरह वीडियो पॉज करके एक बार अपने से लगाइए सवाल। ठीक, लगाइए। फिर वही 616 और एचसीएफ का 32 है। देखिए इसमें हम लोग अपना नियम लगा सकते हैं, पुराना वाला नियम ना, क्योंकि अधिकतम पूछा है, ये नहीं कर रहा एल्गोरिथम द्वारा ना, तो जरूरी नहीं कि हम एल्गोरिथम लगाएं। लगा दीजिए 616 का और 32 का। देखिए 32 दूना 64, तो ये दो बार ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में चला जाएगा क्या, 8 दिन 16, 8 बार में देखिए 8 दिन 16 को 86 लेख, और 8 दिन 24 से 25, अभी मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। 32 से कम 32 कर दीजिए, 32 से कम 32 बचेगा, यहाँ पर 9 2 11, 5 में से 2 3 जगह, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 6 उतार देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 बार में देखिएगा, 8 बार में 8 3 24, हाँ 8 दूनी 16 को 6 80 लेख, 8 3 24 से 25, अभी नहीं हुआ है कि नहीं, अभी नहीं हुआ, तो फिर उसका 9 बार में देखिए, तो 9 दूनी 18 को 88 लेख, 9 3 27 से 28। ठीक, अभी ठीक है, अब तो ज्यादा हो जाएगा। 16 में से जाएगा कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर जाएगा कितना 8 में जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कट जाएगा 8, तो भाई साहब 8 मिल जाएगा। अब 8 में फिर 32 से डिवाइड कर देंगे, पुराना नहीं लगा दे रहे हैं, 8 चौक को 32, मतलब पूरा करिए कितना ऐसा मिलेगा हमें, एचसीएफ कितना मिलेगा हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ अधिकतम संख्या क्या मिलेगी एचसीएफ, और एचसीएफ का मान हमें कितना मिला है 8, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, सेम यही नियम लगा देंगे यहाँ पर। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए लिखा है चौथा सवाल, चौथा सवाल, एक मिनट। ये लिखा युगलित विभाजन का क्रमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस यम के लिए यम 3 यम या 3 यम प्लस 1 का रूप का होता है, मतलब इसमें वर्ग दिखाना है। ठीक, एकदम वही सवाल है पहले वाला ये, लेकिन अंतर क्या इसमें वर्ग दिखाना है। तो देखिए लगा दीजिए एकदम सेम, इससे दूसरा सवाल जैसा है, लगाइए, मस्त सवाल है काफी। मान लीजिए माना ए बराबर, माना ए बराबर क्या लिखा है सवाल में 3 एम प्लस आर लिख देंगे ना, मैं वो 3 एम प्लस 1 का लेकर चल रहा है, मैं 3 एम प्लस आर के रूप का लेकर चलूंगा। बताइए यहाँ पर आर का मान ये बी का मान 3 है, तो आर का मान क्या हो जाएगा 3 से छोटा और आर से 0 से बड़ा, तो 0 1 2 होगा, यही ना होगा, और 3 तो होगा नहीं क्योंकि ये 3 हो जाएगा ज्यादा, बराबर हो जाएगा। तो जगह रहेंगे इसको समीकरण 1 बनाएंगे ना, आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर मिलेगा ए बराबर क्या मिलेगा हमें, मान लिया माना पूर्णांक ये है ना, माना पूर्णांक ए के लिए है ना,
पूर्णांक ए के लिए। ठीक, ए का मान यहाँ पर 3m और प्लस आर का मान ले जाकर रखेंगे 0। यहाँ पर ए बराबर क्या मिलेगा 3m प्लस। अब देखिए इसी का हमें ये नहीं कि ऐसा लगा आंसर लगा देंगे, नहीं, इसी का हमें वर्क करना है। तो वर्क करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 9m का स्क्वायर। ठीक, अच्छा मैं 9m को थोड़ा सुंदर बना दूं, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 और 3m का स्क्वायर। ठीक, और मैं इस पूरे क्या मान लेता हूँ, यम मान लेता हूँ। क्या मानू कैपिटल, क्योंकि देखिए ये 3 का गुणांक है ना, इसलिए ये सभी 3 के गुणांक है, इसलिए मैं इसको मानूंगा 3m। ठीक, इस पूरे का मान मैंने क्या माना, यम माना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो ध्यान देखिए तो इसको समीकरण 1 बनाएंगे। ठीक, अब r बराबर 0 रखे थे, r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 पर। ठीक, r बराबर 1 रखिए, यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा हमें 3m प्लस क्या मिलेगा 1 r, इसका स्क्वायर करिए तो a स्क्वायर और यहाँ पर मिलेगा 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहा है, वर्ग करने की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, वर्ग कर देंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा तो ए स्क्वायर उसी तरह नहीं देंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ए मानूंगा इसको बी मानूंगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 9m का स्क्वायर प्लस 2 एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 2 6m। अब ध्यान से देखिए मैं इसको क्या ले सकता हूँ, ध्यान समझेंगे 9m इसको उसी तरह रहने देंगे और प्लस 6m उसी तरह और प्लस 1 मैंने बाद लिखा है। इन दोनों से मैं यदि मैं 3m कॉमन ले लूं, ठीक, मैं 3 कॉमन लेता हूँ, क्या ले लूं 3m भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 3 कॉमन 3 तरीके ना, यहाँ पर m बचेगा और प्लस 3 दूना 6 बचेगा, प्लस 1 लिखा दूंगा। अब बताइए ये पूरा 3 का गुणांक है कि नहीं, या फिर मैं 3m ना गुणांक लेकर मैं 3 ही कॉमन ले लेता हूँ, क्या लूंगा 3। तो 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर मिलेगा m का स्क्वायर, मतलब भाग देंगे तो 9 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या 3m का स्क्वायर मिलेगा और 3 दूना 6 मिलेगा। ठीक, अब भाई साहब देखिए इसको आप पूरे को क्या मान लीजिए, यम मान लीजिए, यहाँ पर मिलेगा 3, इस पूरे को मैंने क्या माना यम, अब प्लस 1 है तो यम प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे तथा, अब 0 रखे थे, अब 1 रख दिए, अब क्या रखेंगे 2, अब लिखेंगे r बराबर 2 रखने, अब r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा हमें 3m प्लस क्या मिलेगा 2। थोड़ा 1 मिनट से आएगा ले जाकर रखिए यहाँ पर। अब देखिए इसी का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और मिलेगा यहाँ पर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 3m और बी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। हल कर देंगे यहाँ पर तो ए स्क्वायर मतलब 9m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और देखिए 2 3 6 दूनी 12m हो जाएगा, 12m है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बना दे रहा हूँ, देखिए 9m का स्क्वायर प्लस 12m उसी तरह रहने दीजिए। मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक, अब मैंने ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि हमें सवाल में लिखा है कि प्लस 1 के रूप में दर्शाना, इसलिए प्लस 1 अलग से होना ही चाहिए। सब में से मैं 3 काम लूंगा तो बचेगा हमारा क्या 3m का स्क्वायर। देखिए 3 में 3 से भाग देंगे तो 9 में भाग देंगे 3 मिलेगा, यम स्क्वायर उसी तरह है, 3 चौक को 12m आ जाएगा और 3 कम 3 और प्लस 1 लिखा दो प्लस 1, इस पूरे को क्या मानता हूँ मैं यम मान लू तो 3 इस पूरे का मान यम हो जाएगा, प्लस 1 लिखा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब बताइए इसको समीकरण 1 बनाऊं, कहाँ गया, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है और ये हमारा क्या है समीकरण 3 है। भाई साहब देखिए समीकरण 1 2 3 से क्या मिला, अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिखा रहेगा अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 3m या फिर 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप का आता है कि नहीं, जब लिख देंगे। इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
पूर्णांक का वर्ग क्या मिलेगा, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें ये तो सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। भाई साहब सवाल खत्म। ठीक, लास्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल बचा है ना, इसको भी खत्म कर दें। देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। देखिए अगला सवाल कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस बार घन करना है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए अब देखिए 9 सवाल में कर है तो r का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। इतना बड़ा वैल्यू ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा सवाल, इसलिए मैं 9 को मैं लिख दूंगा 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई साहब 3 का स्क्वायर कितना था 9 और 3 का घन कितना था 27, जो कि दोनों क्या है 9 के गुणज है इसलिए। ठीक, तो यहाँ पर मानूंगा क्या, माना पूर्णांक ए के लिए। भाई साहब सवाल जबरदस्त है, जहर लेवल के सवाल है, इतना याद रखिए। ये बराबर क्या लिखा है, मैं मान लूंगा 3m+1 3m+r के रूप का हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3m+r का है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, तो यहाँ पर r बराबर में क्या मिलेगा तब, इसलिए r बराबर 0 1 2 ही तो मिलेगा। अब यहीं पर ले जाकर रखना है, यहाँ पर मिल जाकर होगा समीकरण 1 बना देंगे इसे। ठीक, मतलब ए बना लीजिए, क्या बना लीजिए ए। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0, समीकरण ए में ए से ना ले जाकर रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए बराबर क्या मिलेगा हमें 3m, r का मान क्या रखेंगे 0। अब दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो ए क्यू बराबर क्या मिलेगा हमें 3m का क्या मिलेगा क्यू मिल जाएगा। और यहाँ पर 3 का घन कितना मिलेगा 27m/3। अच्छा बताइए मैं 27 को क्या ले सकता हूँ, ध्यान समझेंगे, 27m/क्यूब। मैं 27 को लिख सकता हूँ 9 कॉमन, अगर 9 मैं बाहर लिख दूं तो जगह 9 3 27 3m क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं। और नाम इस पूरे का मैं क्या मान लेता हूँ, मैं कैपिटल एम मान लूं तो 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। और जहां हमारा यम का वैल्यू क्या है ये पूरा मान हो जाएगा। तो यम r बराबर 0 रखे थे, अब r बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा हमें 3m, r का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब हम इसका घन करेंगे तो a क्यू बराबर क्या मिलेगा हमें 3m+1 का होल क्यू मिल जाएगा। ठीक, अब ये a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। ठीक, तो यहाँ पर ले जाकर रहेंगे ए क्यू मतलब 3m का होल क्यू प्लस बी क्यू मतलब 1 का क्यू प्लस 3ab लिखा है, तो 3 ए का मान 3m और बी का मान कितना काम कर रहा है 1, और कोष्टक में ए प्लस बी कर रहा है तो ए का मान कितना है 3m+1 और बी का मान 1 है, लिखा है कर दीजिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए 3 का घन कितना मिलेगा 27, तो 27m/क्यू यहाँ पर मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 का घन 1, 3 तरीके क्या मिलेगा 9m मिल जाएगा हमें 9m। अब गुणा करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 3m+1 लिखा है तो 3m+1 हो जाएगा। ठीक, तो 27m/क्यू प्लस 1 इसमें से कटा देंगे तो 27m² और प्लस 9 कम 9। अब ध्यान से देखिए मैं 1 को थोड़ा सा उधर कर दूं तो 27m/3 प्लस 27m² प्लस क्या लेगा 9, मैं इसको इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 मिनट में देख रहा हूँ +1 का सिद्ध करना है ना, 9m+1 ना, हाँ 9m या 9m+1 का होता है। ठीक, और 9m+1 वाला 8 में आएगा बाद में। तो यदि मैं समय क्या लेता हूँ 9 कामा ले लूँ तो मैं 9 कामा लूंगा तो बचेगा हमारे क्या 9 3 27 m³ प्लस 9 3 27 m² और प्लस 9 कम मतलब 9 से मैंने भाग दिया है +1 दिखा दो +1, इस पूरे का मान क्या मैं मान लू यम मान लू तो 9 यहाँ पर जाएगा यम प्लस क्या हो जाएगा 1। अब बताइए इसको समीकरण 1 बना, इसको समीकरण 1 बनाइए, इसको समीकरण 2 बनाइए। अब लिखेंगे r बराबर 2 रखेंगे। ठीक, देखेंगे r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर ना, तो a बराबर क्या मिलेगा हमें 3m प्लस क्या मिलेगा 2। हमें दोनों पक्षों का घन करना है तो a का क्यू बराबर क्या मिलेगा हमें 3m + 2 का क्यू मिल जाएगा। ठीक,
अब ए प्लस बी का होल क्यों आप लोग जानते हैं, लगा देंगे अब हम लोग आराम से। देखिए ध्यान से, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू मतलब 3m का क्यू हो जाएगा, प्लस बी क्यू मतलब 2 का क्यू हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा था ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ए का मान 3m, ये हमारा ए का मान और ये हमारा बी का मान है, और बी का मान कितना 2 है, और एक टाइम ए प्लस बी मतलब कि 3m प्लस 2 लिखा है तो 3m प्लस 2 हो जाएगा। अब हल कर देंगे इसके आगे। देखिए 3m का घन की मान क्या, 27m पर क्यूब, 2 का घन क्या मिलेगा 8, 3 तरीके 9m, देखिए 3 तरीके 9 दूनी 18m मिल जाएगा, और कोष्टक में 3m प्लस 2 लिखा है तो 3m प्लस 2 लिखा है तो 3m प्लस 2, ठीक। 27m पर क्यूब 8 प्लस 8, देखिए 18 गुणा करेंगे, 18 तो यहाँ 54 मिल जाएगा यम स्क्वायर, और प्लस 18 दूना 36 यम मिल जाएगा, ठीक। अच्छा ध्यान से देखिए, मैं 8 को थोड़ा सा बगल में लिख दे रहा हूँ, 8 को उसी तरह रहने देंगे और इन सब को मैं ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मिलेगा 27m पर क्यूब। अच्छा देखिए मुझे प्लस 1 है तो प्लस क्या सिद्ध करना है, 9m प्लस 8 मतलब प्लस 8 के रूप का अलग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ना, इसको 8 को बाद में लिखेंगे, प्लस 54m का स्क्वायर लिख दो उसी तरह, और प्लस 36 लिखा है तो 36m कर देंगे, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, और बस प्लस बचा कितना 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे। सभी में देखिए ध्यान से 9 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 9 कॉमन लूंगा तो बचेगा हमारा क्या, 9 3 27 यम क्यूब, 9 6 54 यम स्क्वायर मिल जाएगा, और 9 चौक को 36 यम मिल जाएगा, और प्लस 8 लिखा तो प्लस 8 कर देंगे। इस पूरे का मान क्या मैं मान लेता हूँ, यम मान लो, ठीक, कैपिटल यम मान लीजिए, यम क्या मिलेगा 9m, और प्लस 8 लिखा है तो प्लस 1। अब बताइए समीकरण 1 है, समीकरण 2 इसको क्या बने समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 देखिए 9 किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दे रहे हैं तो 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 1 8 के रूप का तो मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन देखिए इसके आगे लिख लीजिएगा आप लोग, पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 1 क्यूब का होता है ना, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक। उतार लेंगे ना, ये लिखा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक। चलिए वीडियो को बस करते हैं, इतना रहने दीजिए, ठीक। भाई साहब जो यहाँ पर मैं सवाल करा दे रहा हूँ, मतलब मैं तो पूरे किताब का सोल्यूशन कराऊंगा, उसमें से मैं बता दूंगा कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे मैंने पहले पर्सनालिटी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।